सर्दियों की एक शांत रात। हिमालय की ऊंची चोटियों पर बर्फ इतनी गहरी थी कि इंसानी कदमों की आवाज भी उसमें दब जाती थी। लेकिन 1999 की शुरुआत में इस सफेद खामोशी के भीतर कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी आहट बहुत कम लोगों ने सुनी। लेकिन हर बार की तरह कहानी की शुरुआत शुरू से शुरू करते हैं। नियंत्रण रेखा, जिसे दुनिया लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जानती है, यह सिर्फ एक सीमा नहीं थी, बल्कि दो परमाणु शक्तियों के बीच खींची एक नाजुक रेखा थी। और इसी रेखा के उस पार कुछ हलचल शुरू हो चुकी थी। दिल्ली में बैठे कुछ खुफिया अधिकारी उस समय कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहे थे। ये रिपोर्ट्स सामान्य नहीं थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो को उत्तरी कश्मीर के सेक्टरों से कुछ अजीब इनपुट मिलने लगे थे। स्थानीय चरवाहों ने बताया था कि ऊंची पहाड़ियों पर कुछ अनजान लोग दिखे हैं। कुछ जगहों पर बर्फ में नए पैरों के निशान दिखाई दिए थे और कुछ जगहों पर रेडियो सिग्नल भी पकड़े गए थे। पहली नजर में यह सब बहुत छोटा लगा। सीमा पर ऐसी हलचल पहले भी होती रही थी। घुसपैठ की कोशिशें, छोटी झड़पें, ये सब कश्मीर के लिए नई बात नहीं थी। लेकिन इन रिपोर्ट्स में एक अजीब पैटर्न था। जनवरी 1999 एक आईबी रिपोर्ट में लिखा गया था कि कारगिल सेक्टर के पास कुछ असामान्य गतिविधियां हो रही हैं। फरवरी 1999 कुछ और संकेत मिलने लगे और मार्च तक ये संकेत धीरे धीरे चेतावनी में बदलने लगे। लेकिन समस्या ये थी कि ये सब स्पष्ट नहीं था। कोई ठोस सबूत नहीं था। कोई बड़ी मुठभेड़ नहीं हुई थी। कोई स्पष्ट घुसपैठ पकड़ में नहीं आई थी। बस कुछ संकेत थे, कुछ शक थे और कुछ अधूरी रिपोर्ट्स। दिल्ली की फाइलों में ये रिपोर्ट्स दर्ज होती चली गईं। उसी समय भारत और पाकिस्तान के बीच एक अलग कहानी भी चल रही थी। फरवरी 1999 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर लाहौर गए थे। लाहौर घोषणा दोनों देशों के बीच शांति की उम्मीद का एक बड़ा प्रतीक बन गई थी। दुनिया ने इसे दक्षिण एशिया के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत कहा। लेकिन इसी समय हिमालय की बर्फीली चोटियों पर कुछ और ही लिखा जा रहा था। कारगिल की पहाड़ियां दुनिया के सबसे कठिन युद्ध क्षेत्रों में से एक मानी जाती हैं। यहां सर्दियों में तापमान -40 डिग्री तक गिर जाता है। तेज हवाएं, ऑक्सीजन की कमी और हजारों फीट ऊंची चट्टानें। सर्दियों में इन चोटियों पर सैनिकों के लिए टिके रहना लगभग असंभव होता है। इसीलिए हर साल दोनों देशों की सेनाएं कुछ ऊंची चौकियां अस्थायी रूप से खाली कर देती थीं। ये एक अनकहा नियम था, एक सैन्य समझदारी। लेकिन 1998 के अंत और 1999 की शुरुआत में पाकिस्तानी सेना के कुछ अधिकारियों ने एक अलग योजना बनानी शुरू कर दी थी। इस योजना का उद्देश्य था कारगिल की ऊंची चोटियों पर चुपचाप कब्जा करना। अगर ये चोटियां उनके नियंत्रण में आ जाती तो वे श्रीनगर लेह हाईवे को निशाना बना सकते थे। ये वही सड़क थी जो लद्दाख को बाकी भारत से जोड़ती थी। अगर ये सड़क कट जाती तो पूरा क्षेत्र रणनीतिक संकट में आ सकता था। लेकिन उस समय भारत के लिए यह सब सिर्फ शक की कहानी थी। मार्च 1999 कुछ सैनिक गश्त के दौरान ऊंचाई पर कुछ असामान्य चीजें देखते हैं। बर्फ में बने कुछ नए रास्ते, कुछ जगहों पर खाली राशन के डिब्बे और कुछ अजीब रेडियो ट्रांसमिशन। ये सब देखकर रिपोर्ट तैयार होती है। लेकिन कारगिल सेक्टर में ऐसे संकेत पहले भी मिलते रहे थे, इसलिए इसे बहुत बड़ा खतरा नहीं माना गया। दिल्ली में फाइलें आगे बढ़ती रहीं। इसी दौरान पाकिस्तानी सेना की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के सैनिक चुपचाप पहाड़ों पर चढ़ रहे थे। रात के अंधेरे में बर्फीली ढलानों पर वे धीरे धीरे भारतीय क्षेत्र के अंदर आकर ऊंची चोटियों पर कब्जा कर रहे थे। उनके साथ भारी हथियार भी लाए जा रहे थे, मोर्टार, मशीन गन और रसद। यह सब इतनी खामोशी से हो रहा था कि नीचे की घाटियों को इसका अंदाजा नहीं था। अप्रैल 1999 कुछ और रिपोर्ट्स आती हैं। कुछ गश्ती दलों को दूरबीन से कुछ हलचल दिखाई देती है।
लेकिन ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि साफ पहचान संभव नहीं थी। कभी लगता कि ये घुसपैठिए हैं, कभी लगता कि शायद चरवाहे हैं, और इसी अनिश्चितता के बीच समय गुजरता चला गया। मई 1999 की शुरुआत। एक स्थानीय चरवाहा जिसका नाम था ताशी नामग्याल, वो अपने याक चराते हुए एक ऊंची पहाड़ी की तरफ गया। वहां उसने कुछ अजनबी लोगों को देखा। वे सैनिकों जैसे लग रहे थे, उनके पास हथियार थे और वे भारतीय सेना के नहीं लग रहे थे। ताशी तुरंत नीचे आया और उसने भारतीय सेना को इसकी सूचना दी। ये एक छोटा सा पल था, लेकिन इतिहास में यही पल एक बड़े तूफान की शुरुआत बनने वाला था। भारतीय सेना ने गश्ती दल भेजा। कुछ दिनों के भीतर हकीकत सामने आने लगी। पहाड़ियों की ऊंचाई पर दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों घुसपैठिए बैठे थे, और वे सिर्फ आतंकवादी नहीं थे, वे प्रशिक्षित सैनिक थे, पाकिस्तानी सेना के। तब जाकर दिल्ली में अलार्म बजा। जो रिपोर्ट्स महीनों से फाइलों में घूम रही थीं, अब अचानक उनका मतलब साफ होने लगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कारगिल की कई चोटियां पहले ही कब्जे में जा चुकी थीं। भारतीय सेना के सामने अब एक बेहद कठिन चुनौती थी। दुश्मन ऊपर था और भारतीय सैनिक नीचे। ऊंचाई पर बैठे दुश्मन के पास साफ फायदा था। और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना ने पहाड़ियों को वापस लेने का फैसला किया, लेकिन यह युद्ध किसी मैदान में नहीं होने वाला था। यह युद्ध होने वाला था दुनिया के सबसे कठिन पहाड़ों पर, हजारों फीट ऊंचाई पर, जहां हर कदम मौत के खतरे से भरा था। भारतीय सैनिकों को सीधी चढ़ाई करते हुए दुश्मन तक पहुंचना था, जबकि ऊपर से गोलियां बरस रही थीं। तोपों की गर्जना, बर्फ में गिरते गोले और रात के अंधेरे में आगे बढ़ते जवान, ये सब मिलकर एक ऐसी लड़ाई बना रहे थे जिसे इतिहास हमेशा याद रखने वाला था। भारतीय वायुसेना भी मैदान में उतरी। ऑपरेशन सफेद सागर। पहाड़ों के ऊपर उड़ते मिग और मिराज लड़ाकू विमान दुश्मन की पोजीशन पर बम गिरा रहे थे। लेकिन हर मिशन बेहद जोखिम भरा था, क्योंकि सीमा पार नहीं जाना था। युद्ध सीमित था, लेकिन खतरा बहुत बड़ा। जुलाई 1999 तक भारतीय सेना धीरे धीरे एक एक चोटी वापस लेने लगी। टाइगर हिल, तोलोलिंग, द्रास, हर जगह भीषण लड़ाई हुई। सैकड़ों भारतीय सैनिकों ने अपनी जान दे दी। लेकिन आखिरकार कारगिल की ऊंचाइयां फिर से भारतीय नियंत्रण में आ गईं। दुनिया ने इस युद्ध को कारगिल वॉर के नाम से जाना। लेकिन इस युद्ध के खत्म होने के बाद एक सवाल धीरे धीरे सामने आने लगा। क्या यह युद्ध रोका जा सकता था? क्या जनवरी और फरवरी 1999 में मिली चेतावनियां पर्याप्त थीं? क्या उन रिपोर्ट्स को और गंभीरता से लिया जा सकता था? यह सवाल सिर्फ सैन्य रणनीति का नहीं था, यह सवाल था उन सैकड़ों जवानों की कुर्बानी का। भारत सरकार ने बाद में एक जांच समिति बनाई, कारगिल रिव्यू कमेटी। इसने पूरे घटनाक्रम की जांच की। रिपोर्ट में कहा गया कि कई संकेत मौजूद थे, लेकिन वे बिखरे हुए थे और शायद उन्हें जोड़कर देखने में देर हो गई। इतिहास में ऐसे पल बार बार आते हैं, जब छोटी छोटी चेतावनियां एक बड़े तूफान का संकेत देती हैं। लेकिन जब तक हम उन्हें समझते हैं, तब तक कहानी आगे बढ़ चुकी होती है। कारगिल की पहाड़ियां आज भी वहीं खड़ी हैं। बर्फ आज भी हर सर्दी में उन्हें ढक लेती है, और हवा आज भी उन चोटियों से होकर गुजरती है जहां कभी गोलियों की गूंज सुनाई देती थी। लेकिन उस खामोशी में आज भी एक सवाल तैरता है। अगर उन शुरुआती रिपोर्ट्स को उस समय पूरी तरह समझ लिया जाता, तो क्या 1999 की वो भीषण लड़ाई टल सकती थी? या फिर इतिहास ने वही लिखा था जो उन बर्फीली चोटियों पर पहले से तय था? लेकिन इतिहास की कुछ कहानियां कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। वे सवाल छोड़ जाती हैं, वे यादें छोड़ जाती हैं, और कभी कभी हमें सच की तलाश में फिर से सोचने पर मजबूर कर देती हैं। अगर आपको यह कहानी जानकारी पूर्ण लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।
आप देख रहे थे एनिमेशन परफेक्शन। मिलते हैं अगली एक और अनसमी और सच्ची कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।